जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो कैसे हो सब लोग? क्या एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों का रोज़ का करंट अफेयर्स का क्लास रात के 9 बजे चलता था, लेकिन अब ये चलेगा सुबह में 5 बजे। कितना बजे? सुबह में 5 बजे जो है ये चलेगा करंट अफेयर का सेशन हम लोगों का। हर रोज़ आपको 5 बजे करंट अफेयर्स का क्लास जो है मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए आज का क्लास और देखते हैं प्रमुख खबरों से बन सकने वाले जो भी प्रमुख करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि अभी जो हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है, तो उसमें करंट अफेयर्स का जो वेटेज है उसको देखते हुए करंट अफेयर्स जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। पहले तो था कि चल जाता था कि जैसे मान के चलिए मैथ मजबूत है, ठीक है, और रीजनिंग भी ठीक ठाक है, और जीके जीएस जो है थोड़ा सा वीक है तो भी चल जाता था। लेकिन अभी ये ऐसा होने वाला है नहीं। सिर्फ मैथ और रीजनिंग के बल पे एग्ज़ाम को नहीं निकाला जा सकता है। और दूसरी बात ये है, दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर सबसे अच्छा मेरा जीके जीएस है और करंट अफेयर्स भी है, सब कुछ अच्छा है, तो सिर्फ जीके और जीएस के बदौलत, यानी कि बोल सकते हैं सिर्फ जीए के बदौलत में भी एग्ज़ाम को नहीं निकाला जा सकता है। यानी कि जो भी आपके पास नॉलेज है सब बैलेंस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड कहने का मतलब कि आपको लगभग लगभग सब कुछ में ठीक होना चाहिए। और अभी तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 8 से 12 के बीच में पूछा गया है। लगभग 8 से 12, किसी किसी में 8 पूछा गया है, किसी किसी में 9 पूछा गया है, कहीं 10 पूछा गया है, कहीं 12 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स को क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 100 में से 10 करंट अफेयर्स पूछना, इसका मतलब क्या आप समझते हैं? सीधा 10% ये लेके जा रहा है ना। तो इसलिए करंट अफेयर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारा सेशन जो होगा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, कम समय में कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ों को, बहुत बेहतर चीज़ों की जानकारी आपको दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, विश्व सिकल सेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व सिकल सेल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसको जो है आपको याद रखना है, 19 जून को जो है विश्व सिकल सेल दिवस जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस है मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस होता क्या है? तो देखिए, विश्व सिकल सेल दिवस जो है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है कि सिकल सेल रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना। किसके बारे में? सिकल सेल जो डिजीज होता है इसके बारे में लोगों को जागरूक करना जो है इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। ये सिकल सेल डिजीज होता क्या है? सिकल सेल रोग जो होता है ये होता क्या है? तो ये जो होता है यह एक जेनेटिक रक्त विकार है ना, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं हमारी, ये जो होता है अर्धचंद्राकार हो जाती है। क्या हो जाती है? अर्धचंद्राकार, यानी कि सिकल शेप्ड में हो जाती है, जिससे कि रक्त के संचार और आपूर्ति में जो है समस्या होती है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, ये सिकल सेल डिजीज होता क्या है। तो सिकल सेल डिजीज जो होता है, सिकल सेल डिजीज जो होता है यह एक प्रकार का जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है? जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। और इसमें होता क्या है कि आरबीसी जो होता है, हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये जो है अर्धचंद्राकार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार को ही इंग्लिश में बोला जाता है, अर्धचंद्राकार को ही इंग्लिश में बोला जाता है सिकल शेप्ड। क्या बोला जाता है? सिकल शेप्ड बोला जाता है। ठीक है, सिकल शेप्ड। तो ये अर्धचंद्राकार हो जाते हैं, यानी कि सिकल शेप्ड हो जाते हैं।
इससे समस्या क्या होती है कि रक्त का संचार जो होता है या आपूर्ति जो होती है इसमें समस्या होने लगती है, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत जो हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसने 2008 में 19 जून से प्रारंभ किया था। कब से इसकी शुरुआत हुई? तो 2008 से शुरू हुआ है, 2008 के 19 जून से। और किसने प्रारंभ किया है, कहाँ से? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशंस असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ एवं भूस्खलन से उबरने के लिए, किससे? बाढ़ एवं भूस्खलन से उबरने के लिए 6 करोड़ की मंजूरी किस राज्य के लिए दिया है? ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने बाढ़ एवं भूस्खलन से उबरने के लिए 6 करोड़ की मंजूरी किस राज्य के लिए किया है? तो इसको आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के लिए। किसके लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए किया गया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जो है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको याद होना चाहिए, शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे जो है सीएम कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ के प्रेजेंट टाइम के सीएम है। चलिए अगला और देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं, मुख्य अभयारण्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे दरंगहटी वन्य जीव अभयारण्य जो है यहाँ पे है शिमला। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो तेंदुआ, हिमालयन, काले भालू और कस्तूरी मृग। ठीक है, तो यहाँ के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य को याद कर लेते हैं। दरंगहटी चैल वन्य जीव अभयारण्य, कुफरी वन्य जीव अभयारण्य, तूंस वन्य जीव अभयारण्य, पोम डैम झील अभयारण्य, रेनसर वन्य जीव अभयारण्य, सांगला घाटी, शीला, नैना देवी और चुराह जो है ये वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ। देखिए, दरंगहटी, चैल, कुफरी, तूंस, पोंग डैम, रेनसर वन्य जीव अभयारण्य, सांगला घाटी, सिल्ली, नैना देवी और चुराह, ये सारे वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश के ये प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन जो है कहाँ पे हुआ है, किस शहर में हुआ है? ठीक है, तो इसको जो है आपको याद रखना है कि कोपनहेगन बोल रहे हैं, नैरोबी जो है, नैरोबी में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ है। कहाँ पे? नैरोबी में। नैरोबी क्या है? यह एक अफ्रीका के केन्या का एक शहर है नैरोबी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, नैरोबी कहाँ पड़ता है? तो केन्या में पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो नैरोबी में किया गया है। ठीक है, चलो भाई अगला है कि वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025। वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन किस देश में या किस शहर में किया गया है ना, किस देश में किया गया है? वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का जो है आयोजन, तो इसको जो है आपको याद रखना है। जर्मनी जो है, जर्मनी में वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है। बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी जो है, जर्मनी की राजधानी कहाँ पे है? तो जर्मनी की राजधानी की बात अगर की जाएगी तो जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन में। कहाँ पे? जर्मनी की राजधानी हो जाएगी बर्लिन। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा है यूरो। यहाँ की मुद्रा है यूरो।
और अभी यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो जर्मनी के प्रेसिडेंट है अभी वर्तमान टाइम पे फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर, है ना? कौन? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। तो इसको आपको याद रखना है कि फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर जो है यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है और यहाँ के पीएम या चांसलर बोल सकते हैं। पीएम या चांसलर भी बोला जाता है। तो यहाँ के पीएम कौन है? तो उल्फ शोल्ज है। कौन है? उल्फ शोल्ज। तो इन सभी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक ने 2.3 बिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा हाल ही में किस देश के लिए किया? एशियाई विकास बैंक जो है इसने 2.3 बिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा जो है किस देश के लिए किया है? तो इसको जो है आपको याद रखना है नेपाल के लिए। किसके लिए? नेपाल के लिए। एशियाई विकास बैंक जो है इसने अभी फिलहाल में 2.3 बिलियन डॉलर के आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है। किसके लिए? नेपाल के लिए। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा एशियाई विश्व बैंक की, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है मनीला में। फिलीपींस जो है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ठीक है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यहाँ पे जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो है का है मुख्यालय है। प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे मसात्सुगु असाकावा। कौन है? मसात्सुगु असाकावा। तो मसात्सुगु असाकावा जो है अभी यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष है। इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? तो इसके टोटल सदस्य देश है 68। और भारत की सदस्यता जो है, भारत की सदस्यता कब से है? तो भारत की सदस्यता जो है 1966 से है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये था एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक जो है इसके बारे में जानकारी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो क्वेश्चन है ये है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला? गूगल ने एशिया प्रशांत के क्षेत्र का पहला एवं विश्व का चौथा, ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला एवं विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है कहाँ पे खोला है? सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पे खोला है? तो इसको आपको याद रखना है हैदराबाद में। कहाँ पे खोला गया है? हैदराबाद में जो है खोला गया है सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र। और ये सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला इंजीनियरिंग केंद्र है और विश्व का चौथा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद जो है ये कहाँ की राजधानी है? ठीक है, तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। कहाँ की? तेलंगाना की, ठीक है। और तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? तो तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम पे सीएम है ए रेवंत रेड्डी। कौन है? ए रेवंत रेड्डी जो है यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे सीएम है। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन जो है यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो है क्या रही? तो इसको आपको याद रखना है 71st यानी कि 71वां।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में जो है भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 71वां। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मारुति चितमपल्ली, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो थे मारुति चितमपल्ली, है ना। मारुति चितमपल्ली जो है इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये क्या थे, इनमें से क्या थे? तो इसको आपको याद रखना है। ये थे पर्यावरणविद एवं वन्य जीव विशेषज्ञ। क्या थे? पर्यावरणविद एवं वन्य जीव विशेषज्ञ थे। कौन? मारुति चितमपल्ली। इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हैंग 102 नामक उपग्रह जो है हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? कौन सा उपग्रह? तो झांग हैंग 102। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ की भाषा होगी, है ना। नाम से ही पता चल रहा है कहाँ की भाषा होगी। तो ये है चीन। चीन जो है, चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हैंग 102 नामक जो है उपग्रह लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित किया है किसने? कैंसर उपचार के लिए नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित किसने किया है? तो इसको आपको याद रखना है, भारत के वैज्ञानिकों ने। किन्होंने किया है? भारत के वैज्ञानिकों ने किया है कैंसर के उपचार के लिए नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेकर के और बढ़िया बढ़िया न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।